हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को टारगेट बनाकर हम ये सीरीज लेके आए हैं। इस वीडियो में हम 2020 प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे विथ आंसर के साथ। तो गाइस, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में अगर आपने ये चीज़ नहीं की, 100% गारंटी इस बात की है कि अगर यूपीएससी पुराने प्रश्न पत्रिका को आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं दे सकते। क्योंकि यूपीएससी के जो प्रश्न पत्र हैं, इसी से हमको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कैसी एग्जाम होने वाली है। तो गाइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, इसको पढ़ना सबसे पहले। अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो 100% आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ही पड़ेगा। और हम सिलेबस पढ़ने से पहले भी यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर देखें। इस वीडियो को आप सुनिए, आप समझिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैं 2020 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूँ, उसको सॉल्व करेंगे हम। और हम उसको सॉल्व करके उसकी सारी चीज़ों को जानेंगे, और हम पढ़ाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको समझेंगी। सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये हमको जानना ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ नहीं जानेंगे तो हम यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन पेपर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइज, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। नंबर 2 है, राज्य निजी निगमों कारपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के कोई अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो गाइस, इसमें सबसे पहली बात, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने आधार मेटाडाटा को संग्रहित करने की कोई अनुमति नहीं दी है। इसके लिए ना 3 महीने भी नहीं उसको ये किया जा सकता। तो गाइज, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन की बात करें, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। जैसे राज्य है, निजी निगमों में मतलब जो प्राइवेट कारपोरेशन चीजें हैं, वहां पर जो हमारा आधार कार्ड वाला डाटा है वो साझा नहीं, उनको शेयर नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति की। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के नाम पे ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तीसरा है, आधार बीमा उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आधार बीमा बीमा उत्पादकों के लिए क्यों ज़रूरी होगा आधार? आधार भारत के संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए। हाँ, ये संचित निधि वो निधि होती है जहाँ पे जो किसानों को पैसा वगैरह भेजा जाता है, तो वहाँ आधार कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो गाइज, इसको ध्यान देना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? मतलब आपको पता है, संसद के दो सत्र हैं। संसद के दो सत्र हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। तो ये दोनों सत्रों को कहाँ पे इनकी शक्तियां सेम होती है? क्योंकि आपको पता है, राज्यसभा की भी एक शक्तियां ज्यादा होती हैं, लोकसभा की भी शक्तियां ज्यादा होती हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पे शक्तियां ज्यादा होती है, मगर राज्यसभा में उसके वोटिंग की तादाद ज्यादा होती है। तो ये चीज़ों इंपॉर्टेंट होती है। और राज्यसभा जो है, ये अपर सदन है, और लोकसभा निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। तो आपको इस चीज के बारे में आपको जानना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां कहाँ कहाँ जो है, किस क्षेत्र में समान होती है, किस क्षेत्र में समान होती है इनकी शक्तियां। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में बिल्कुल नहीं। यहाँ पे राज्यसभा को अधिकार है कि नई जो यूपीएससी की जो तैयारी, यूपीएससी की सेवाएं हैं, उसको गठित करने के लिए राज्यसभा में ज्यादा शक्तियां होती है। तो विषय में, तो यहाँ पे राज्यसभा को ज्यादा शक्तियां होती है, ना कि लोकसभा को। और बी है, संविधान में संशोधन करने के विषय में। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब भी संविधान संशोधन करेंगे तो राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर, इन दोनों के वोटों को एक ही गिना जाएगा। यहाँ के एक सदस्य का एक वोट होगा, यहाँ के भी एक सदस्य का एक वोट होगा। मगर अगर राष्ट्रपति का चुनाव है तो यहाँ के सदस्यों का वोट ज्यादा होगा, यहाँ के कम होगा। अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो ज्यादा होगा, कम होगा, इस तरीके से। मगर संविधान संशोधन में इन दोनों के वोटिंग को समान ही देखा जाता है। इधर के एक मेंबर का सदस्य का एक वोट, इधर का भी एक वोट, इस तरीके से ही गिना जाता है। सरकार को हटाने के विषय में ये बिल्कुल गलत है। सरकार को हटाने के विषय में ऐसा कुछ नहीं है।
कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में कोई भी सदन कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तीसरा प्रश्न है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैट्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो गाइस आपको मैं बता देता हूँ कि एमपी लैट्स क्या होता है। एमपी लैट्स एक वो पैसा होता है जो अलग से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलग से ये पैसा मिलता है जिसको एमपी लैट्स कहते हैं। ये पैसा किसके लिए इस्तेमाल होता है? कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें फर्स्ट जो है, जिस तरीके से एमपी लार्ज मीडिया टिकाऊ परिसंपत्ति जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के भौतिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए प्रयुक्त हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। मैंने जैसे बताया था कि एमपी लैड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलग से एक पैसा मिलता है जिसकी वजह से वो गरीबों में जैसे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए खर्च करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थ प्रयुक्त लाभार्थ प्रयुक्त आवश्यक होना आवश्यक है। बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसूचित जनजाति, जाति, इन लोगों के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो एक और दो सही है। अभी तीसरा पढ़ेंगे हम। एमपी लैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है। देखो, एमपी लैड्स विधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता। देखो, अभी ये क्या कह रहा है कि एमपी लैड्स की जो निधियां है वो एक वर्ष तक ही होती है, अगले वर्ष नई चीजें, नए पैसे मिलेंगे ऐसा नहीं है। इसीलिए तीसरा गलत है, क्योंकि एमपी लैड्स का जो पैसा है वो पूरा हिसाब देना पड़ता है। कम से कम उसमें कुछ पैसा होता है जो हमको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो एमपी लैड्स, ये तीसरा बिल्कुल गलत है। तो चौथा, क्रियान्वयन हो रहे सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों जिला अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। 10% जो कार्यों में जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो उसका पूरा निरीक्षण जो है वो जिला प्रतिकारी को दिखाना पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो गाइज आपको समझ नहीं आया तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए अगर समझ ना आए तो ये बहुत जरूरी है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस स्वर्ण में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन को विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो गाइज देखो, अस्पृश्यता जिस तरीके से हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल हमारा जो समानता का अधिकार है उसमें अस्पष्टता के बारे में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है। और ये शोषण विरुद्ध अधिकार ये भी नहीं आता, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी नहीं आता, संविधान का उपचार अधिकार ये भी नहीं आता, समता का अधिकार ये बराबरी के अधिकार में आता है। तो गाइज इसमें ऑप्शन डी सही है। अब प्रश्न 5 पढ़ेंगे हम। प्रश्न 5, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस व्यादेशित है? तो गाइस हमने जिस तरीके से पढ़ा था, आर्टिकल 50 में संविधान राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण की बात कही गई है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो गाइस आपको अगर समझ नहीं आए तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, और आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल समझाइए, कमेंट किए। और देखो गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये हमेशा इससे क्वेश्चन, ये यूपीएससी जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए कंपलसरी है। मैं यहाँ तक ये बात कहूँगा 100% गारंटी के साथ, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए तो उसका यूपीएससी क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो हम प्रश्न 6 में पढ़ेंगे, वित्तीय वित्तीय मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। ये पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो गाइस इसमें जो बोल रहे हैं, जो बजट हमारा पेश किया जाता है उसके बारे में ये प्रश्न आया है। तो ये राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण होता है। ये इसको हमको ध्यान में रखना है। प्रश्न 7 है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? परिभाषा परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, क्या अर्थ हो सकता है आपको बताना है कि विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। क्योंकि सरकार क्यों सीमित है? संवैधानिक सरकार का क्या मतलब अर्थ है? सीमित सरकार क्यों? क्योंकि सरकार को संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ता है, इसलिए इसको सीमित सरकार कहते हैं। ये संविधान के जो चीजें हैं उसके ऊपर बंधी हुई होती है, इसलिए सीमित सरकार है। ना ही यहाँ पे लोग बहुदलीय सरकार चलती है, ना ही विधानमंडल। जो संविधान में है वही सीमित
सरकार चलती है। तो गाइस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 8 है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों के प्रबंध करता है? तो गाइस मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान के बारे में इसने सवाल किया है कि मानव अधिकार किस बारे में ये करता है। देखो, हमारे संविधान में ह्यूमन राइट्स की बात भी कही गई है। तो ह्यूमन राइट्स कहाँ कहाँ आते हैं? नंबर 1 आता है उद्देशिका, यहाँ भी समाजवादी सरकार दी हुई है, यहाँ भी ह्यूमन राइट की बात की गई है। राज्य की नीति निर्देश तत्वों में भी ह्यूमन राइट की बात की गई है और मूल कर्तव्य में भी ह्यूमन राइट की बात की हुई है। इसके लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो गाइस इस तरीके से मैं बात आपको बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और टाइमिंग पे सॉल्व करना है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? देखो, निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं, विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे, ये ऑप्शन दिए हुए 1 लाख से कम आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आयु ट्रांसजेंडर को, 3 लाख कम वार्षिक आयु वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो गाइस हम बात करें तो अगर हमारे को कोई चीजें जो मिलती हैं, जैसे हम माइनॉरिटी में अगर कोई है तो उसको शिष्यवृत्ति बोल के मिलती है, फिर माइनॉरिटी अलग से मिलती है। तो ये जो पैसे मिलते हैं, जो निःशुल्क विधि सेवाएं मिलती हैं, वो 1 लाख से कम वार्षिक आय जिसकी होती है उसी को मिलते हैं, ये याद रखना है। और दूसरा है जो ट्रांसजेंडर है, जिसको 2 लाख से वार्षिक आय कम है, उसको भी ये सेवाएं मिलती हैं। इसके लिए 1 और 2 सही है। 3 क्यों गलत है? क्योंकि ओबीसी के लिए कोई अलग ऐसी सेवाएं नहीं आई है और सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ऐसी कोई सेवाएं नहीं है। तो गाइस ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अभी हमारा प्रश्न 10 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो जो समझौते हुए थे और विषय किस विषय पे ये हुए थे? अल्मा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, हेग समझौता, तलानुरा संवाद, अंडर टू गठबंधन। तो गाइस इसमें हम बात करेंगे अलमाटा घोषणा। अलमाटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए है, ये बिल्कुल सही है। हेग समझौता जो है ये गलत है, जीविक रासायनिक शास्त्र। हेग समझौता है बाल अधिकार के बारे में। और तलनाव संवाद है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में। अंडर गठबंधन है ये अंदर गठबंधन है ये जैविक रासायनिक शास्त्र के बारे में। तो गाइस इस तरीके से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हमको देखना है आहिस्ता आहिस्ता, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा बेसिक क्वेश्चन पूछा करते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार सुने। अगर कोई पढ़ नहीं पाता है तो सुने, 1-2 बार सुनते रहें, 3-4 बार तो कम से कम ये जरूर ये लेक्चर को रोक कर आप बार बार सुने, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संसदीय व्यवस्था, प्रश्न 11, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें, अब बताओ जिसमें, अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। संसद सभी राजनीतिक दलों की का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, बिल्कुल गलत है ये। संसद में सभी राजनीतिक दलों का कैसे? जो चुनी हुई सरकार है उसी की जो प्रतिनिधित्व होता है, जो चुनी हुई सरकार है, इसके लिए ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बिल्कुल सही है ये। क्यों सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है? हमारे जो संविधान है उसमें ये बिल्कुल क्लियर है और ये इसको हटाई भी जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। बहुमत अगर ना हो तो सरकार को बिल्कुल हटाया जा सकता है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बिल्कुल गलत है। लोगों के द्वारा निर्वाचित तो होती है मगर उसके द्वारा हटाई नहीं जा सकती, क्योंकि जिन लोगों को चुन के संसद में भेजा है, जो हमारे एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो हमारे एमएलए वगैरह हैं, तो इन लोगों को चुन के हमने भेजा है। अब आगे वही डिसाइड करेंगे कि इनको हटाना है या रखना है। तो ये डायरेक्ट पब्लिक बिल्कुल नहीं हटा सकती, पब्लिक सिर्फ चुन कर भेज सकती है। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने पर पूर्व हटाई नहीं जा सकती, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो बहुमत साबित ना करे तो पूर्व पहले भी हटाई जा सकती है। और संसद सरकार संसद द्वारा चुनी हुई नहीं होती, संसद लोगों के द्वारा चुना हुआ होती है। तो गाइज इसको याद रखना है। प्रश्न 12 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? देखो, भारत के संविधान का कौन सा भाग है कल्याणकारी आदर्श की घोषणा करता है? आपको क्लियर ही पता होगा, राज्य के नीति निर्देशक तक
ये कल्याणकारी योजनाओं की बात भी करता है और ये सपोर्टिव एक मूल अधिकारों में से एक ऐसे मूल अधिकार है जो सरकार के ऊपर डिपेंड होती है। सरकार चाहे तो इसको लागू कर सकती है, सरकार चाहे तो इसको नहीं भी कर सकती। इसलिए इसको राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। मूल अधिकार तो कोई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में है ही नहीं, उद्देशिका में भी नहीं है, 7वीं अनुसूची में भी बिल्कुल नहीं है। तो गाइस हम प्रश्न 13 पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ये कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। देखो भारत का जो संविधान है इसमें जो मूल ढांचा है, ये जो वर्ड है मूल ढांचा, ये भारत के संविधान में कहीं नहीं है। ये मूल ढांचा भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है, ना ही संघवाद में है, ना ही पंथ निरपेक्ष, इन पूरे संविधान में कहीं नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक वर्डिक्ट है। मूल बेसिक एक बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा नाम का सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया हुआ है। इसके लिए प्रश्न ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन बी की 2 की बात करते हैं। भारत का भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उनके आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो बिल्कुल सही है, ये भारत का संविधान है नागरिकों की स्वतंत्रता और जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा, क्योंकि हमको पता है कि भारत के संविधान की आर्टिकल 13 में हमने देखा है कि भारत की संविधान की जो मूल अधिकारों की सुरक्षा है वो संविधान करता है, और दूसरी बात उसके ऊपर कोई कम ज्यादा मूल अधिकारों को कम या ज्यादा किया जा सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन के बाद। तो गाइस इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब इसमें प्रश्न 14 की बात करते हैं। प्रश्न 14 की बात करते हैं हम। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच समान सहमति पाई जाती है, ये निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो मैं एक बात बताता हूँ। गांधी जी हमेशा अहिंसक रास्ते पे चले थे, मगर गांधी जी चाहते थे कि जो जो भेदभाव है समाज के अंदर वो खत्म हो, और मार्क्सवाद ये हिंसा को बढ़ावा देता था। इसके लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको समझ में आया होगा 2 पॉइंट से। दोनों का रास्ता एक ही था कि जो अ, लोगों में जो दरार पैदा होती है, जो लोगों को बड़ा छोटा इस तरीके से विभाजित किया जाता है, उन वो चीज को समाज में से हटाना, दोनों का उद्देश्य सेम था। मगर गांधी जी बिल्कुल ही हिंसा के खिलाफ थे और मार्क्सवाद हिंसा का समर्थन था। तो इसमें ए ऑप्शन आया, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। तो दोनों का एक ही उद्देश्य था, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन, मतलब राज्य में कोई भी ऐसी भेदभाव न हो, ऐसा समाज की ये दोनों भी चाहते थे। मगर दोनों का जो तरीका था वो अलग था। वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति और आर्थिक नीति। ये वर्ग संघर्ष ये बिल्कुल नहीं आएगा, वर्ग संघर्ष भी, यहाँ सिर्फ यही लक्ष्य उनका था। तो गाइस ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्न 15 को पढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? भारत में नौकरशाही है, जो आईएएस आईपीएस वगैरह का, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र है, चित्र जो हमको दिखाई देता है? संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, बिल्कुल गलत है ये संसदीय लोकतंत्र को बिल्कुल ये नहीं करते हैं, ये विस्तार देने वाले अभिकरण नहीं करते हैं। ना ये संघीय ढांचे को सदृश करने वाला अभिकरण करते हैं। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने का अभिकरण करते हैं। इनका और राजनीति का कोई संबंध नहीं होता है। आईएएस और आईपीएस का ये इनका काम अलग होता है। लोक नीति, जो लोगों की नीति है उसको किस तरीके से लागू किया जाए, उसको किस तरीके से चलाया जाए, इसके ऊपर ये काम करते हैं। इसके लिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर आपको समझना है तो बिल्कुल आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्न में पूछ सकते हैं आप बिल्कुल भी। भारत के संविधान प्रश्न 16 है, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधायिक प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग है किंतु कोई विधायिक प्रभाव नहीं है, बिल्कुल गलत है ये संविधान का भाग है और विधिक प्रभाव भी रखता है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता, बिल्कुल ये भाग भी है और ये विधिक प्रभाव भी रखता है। भारत के संविधान की उद्देशिका जो मेन पेज पे जो लिखा हुआ है, संविधान का भाग है वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग। ये बिल्कुल गलत है, अन्य भाग से इसका कंपैरिजन नहीं होता है।
और उसको मिलाकर ही जोड़कर ही देखा जाता है। जिस तरीके से समाजवाद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद से ही कनेक्ट करके देखा जाएगा। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों को स्वतंत्र होकर कोई विधायी प्रभाव नहीं है। देखो ये बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट हम अगर समाजवाद को लेंगे तो बहुत सारे लोग आवाज उठाएंगे, तो ये विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो गाइस जिसको समझना है तो आप ज़रूर मुझे क्वेश्चन करिएगा, उसमें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल। तो गाइस हम अब प्रश्न 17 की बात करते हैं। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्देश करता है। स्वर्ण ट्रांस क्या होता है? जो आईएमएफ द्वारा सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली है, आईएमएफ द्वारा। तो गाइस इसमें ऑप्शन डी सही है। ना ही ये डब्ल्यूटीओ द्वारा है, ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। ना ही विश्व बैंक का ऋण व्यवस्था में है, ना ही केंद्रीय बैंक की व्यवस्था में है, ये आईएमएफ। प्रश्न 18, भारत के संविधान में भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष प्रावधानों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। 4 की बात कर रहे हैं हम। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकतम सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित होंगे। वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये मूल अधिकारों की बात कर रहा है, तो मूल अधिकार ना ही न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, ना ही अधिकृत सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने से प्रभावित होंगे। तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मूल अधिकार की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो आप प्रश्न 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, जब भी वो उस राज्य का विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कोई इंसान है, नॉर्मल इंसान है, ना ही उसने चुनाव लड़ा है, कुछ नहीं लड़ा है, फिर भी उसको अगर कोई पार्टी सपोर्ट करती है, उसके पास इतने जो मंत्री उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो 6 महीने के लिए बगैर चुनाव लड़े वो मंत्री बन सकता है, वो मंत्री बनाया जा सकता है। और यहाँ तक कि उसको चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, उसको जो राज्य का चीफ मिनिस्टर है वो भी बनाया जा सकता है। तो गाइस इस बात को याद रखना। तो इसमें ए सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडित अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है, उसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के स्थायी रूप पर निरहत हो जाता है, भले ही वो कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो गाइस ये दो गलत है बिल्कुल भी। उसको नहीं चुनाव लड़ने का अधिकार होता। 6 महीने के उसको 1 या 2 या 3 साल तक उसको कोई चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। इसलिए प्रश्न 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वो ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। देखो, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वो ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत ऑप्शन 2 है, भारत का संविधान एक वर्ष में। ये बिल्कुल गलत है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पे आहूत करता है। मंत्रिमंडल की सलाह पे संसद के सत्र को आहूत कर सकता है। ये गलत है। दूसरा है, उसमें भारत का संविधान एक वर्ष के में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। भारत का संविधान कितने सत्र होंगे इसका प्रावधान नहीं करता। भारत का संविधान सिर्फ, इसलिए ये गलत है बिल्कुल भी। भारत का संविधान कितने सत्र होंगे ये बिल्कुल नहीं बताता है। भारत का संविधान एक चीज बताता है, एक वर्ष में दोनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जबकि संसद का चलना आवश्यक है। तो जो बात कर रहा है मैं, भारत के संविधान एक वर्ष में, तो ये इसके लिए ही गलत है। ये बिल्कुल गलत है। भारत का संविधान एक वर्ष के संसद 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। मैंने गलती से इसको पूरा पढ़ा नहीं था तो मैंने उसको गलत बोल दिया। और एक वर्ष में दोनों की कोई भी न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जबकि संसद का चलाना आवश्यक है। तो देखो ये भी बिल्कुल सही है। एक वर्ष में मतलब 6 महीने का गैप होना चाहिए दोनों सत्रों के बीच, कम से कम 6 महीने का गैप। मतलब 6 महीने का गैप से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सत्र बुलाना चाहिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो इसको हमको इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखना है।
हाँ, प्रश्न 21 भारत के इतिहास के सौंदर्य में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग, राजकोष का प्रभारी, बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्व दाता। औरंग आपको पता ही होगा, औरंगजेब के नाम से औरंग का नाम आया है। तो ये औरंग, ये तो कोई फारसी है, ये कोई राजकोषीय प्रभावी नहीं है, इसलिए गलत है। बेनियान, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट था, ये बिल्कुल सही है। और तीन है मसीदार, मिराधिकादार, राज्य सीमित राजस्व, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तो इस पे हमको ध्यान देना है। अब है प्रश्न 22 भारत के धार्मिक इतिहास के सौंदर्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टार स्थावीरवाद महायान बौद्ध धर्म के संबंध है। लोकोत्तरवाद संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिक द्वारा बौद्ध के दायित्व को ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया। तो देखो, इसमें हम बात करेंगे स्थावीरवाद महायान बौद्ध धर्म के संबंध है, ये बिल्कुल गलत है। ये तो बदलाव को पसंद करते थे। महायान, और आपको पता ही होगा जो महायान है वो, और एक है उसमें दो, बौद्ध धर्मों में दो चीजें हैं, एक महायान है, तो इसको ये गलत है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2 और 3 इसके सही आंसर है। प्रश्न 3 निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के प्रवर्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है।